हेलो एवरीवन, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ठीक है, ये क्लास थर्ड है। अब मैंने इसी वीडियो को पार्ट में भी डिवाइड करके डाला हुआ है ताकि आप लोग थोड़ा हिचकिचाओ ना देखने में। बहुत छोटा छोटा है बट तीनों का एक साथ अगर आप पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने कंपाइल कर दिया और वीडियो काफ़ी अच्छा है। हमने क्लास वन क्लास टू अच्छे से कंप्लीट किया है एंड क्लास थर्ड में हम लोग पूरा डच का, फ्रेंच का एंड ब्रिटिशर्स का सबका देखेंगे। एंड उसके नेक्स्ट क्लास में यानी जो क्लास फोर्थ आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वॉर जो ब्रिटिश लड़ता है फ्रेंच से। फ्रेंच और ब्रिटिश में काफ़ी टसल होता है। ठीक है, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के कारण। तो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो क्लासेस आएंगे वो बड़ा ही क्लास होगा, उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। बस इस क्लास को मैंने डिवाइड करके डाला था बट इसे भी मैं कंपाइल करके डाल दे रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है यूपीएससी वॉरियर्स में। गैस हम लोग ने नेक्स्ट क्लासेस पिछले दो क्लासेस में हम लोग ने देखा कैसे यूरोपियंस आए एंड डेट में जो फर्स्ट यूरोपियन थे पोर्तुगीज इंडिया आए, कैसे उन्होंने रास्ता इंडिया आने का ढूंढा, कैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में भिड़े हुए थे। ये लोग के सिर पे एक क्रिश्चियनिटी लेके घूम रहे थे और एक इस्लाम, एक चाह रहे थे पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी फैले और चाह रहे थे इस्लाम फैले। और हमने देखा पोर्तुगीज़ का ट्रेड कितना ज़्यादा मोनोपोलाइज था, कितना एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी था उनका। जहाँ वो करे वहाँ किसी को करने नहीं देना चाहते थे। ठीक है, मोनोपोली बना के रखना चाहते थे। फिर हमने देखा वो कितने ज़्यादा बेईमान थे, कितने ज़्यादा बेकार थे और कैसे कैसे धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हुआ। बट उनका हम लोगों ने मेन चीज़ एक देखा कि उनका नेवी काफ़ी मजबूत था। देन फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया को इम्पैक्ट किया। इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, शिप में देखा जाए, बंदूक या मैकलॉक मैकेनिज़्म, ये सब हम लोग ने देखा। तो कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है तो कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोगों ने वो अच्छे से डिटेल में देखा है। ठीक है, इस क्लास का लिंक, इस क्लास में मैं लिंक भी दे दूँगा दोनों क्लासेस का, तो आप लोग ज़रूर देखना। अगर नहीं देखो तो काफ़ी अच्छा से मैंने डिटेल में किया है। इसको करने के बाद आपको एकदम कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन हो तो बुक पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि गाइस हम लोगों ने देखा कि पोर्तुगीज़ का कैसे डिक्लाइन हुआ। ठीक है, एंड पोर्तुगीज़ ने जो रास्ता ढूंढा था वो रास्ता हर लोग को पता चल चुका था। वो जो सी रूट उन्होंने ढूंढा था अब वो सीक्रेट नहीं रह चुका था। अब बाकी कंट्रीज़ भी देख रही है कि लोग काफ़ी पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, छाप रहे थे। तो जैसे कि डच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, सब देख रहे थे। अब इनका भी मन करने लगा कि अब हम भी ईस्ट में जाएं और पैसा छापें। ठीक है, तो उसके बाद जो कंट्री आई थी वो थी डच। तो हम लोग आज सिर्फ डच के बारे में देखेंगे, डच एंड इंडिया। देखो गाइस, जो डच थे ना, अगर हम लोग चारों की बात करें, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ठीक है, एंड पोर्तुगीज़, इसमें से सबसे ज़्यादा कुत्ते कमीने, आई मीन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो डच थे। अच्छा है कि डच ने राज नहीं किया इंडिया में, वरना जितना हमें ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया है, ये एक्सप्लॉइट तो करते करते यहाँ तक कि एकदम मार पीट के रखते, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ये क्रूअल थे, बहुत क्रूअल थे। ठीक है, अभी आप देखना मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ सोचते हैं कि डच का इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं हो पाया इंडिया में, ज़्यादा देर तक डच रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इनका जो फोकस था ना वो सिर्फ ट्रेड में रहा शुरू से ही। शुरू से ही बेचारे सिर्फ ट्रेड में ही सिंगल दिमाग लगा के रखे थे। कहीं कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कि एम्पायर, अपना बेस बढ़ाया जाए इंडिया में, कंट्रोल किया जाए एरिया को, कभी ये लोगों ने नहीं सोचा। इस बेस से इनका ये मेन रीज़न था कि लोग टिक नहीं पाए। तो चलिए देखते हैं। सारे नोट्स मैंने रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। तो देखो, मैंने जैसे बताया सेम एम से ईस्ट आए बिजनेस करने के लिए। ठीक है, कलर ले लेते हैं। अच्छा, बिजनेस करने के लिए यही एम था इनका। तो इनका जो सबसे पहला बंदा जो आया था ना, जो सबसे पहला बंदा इनका जो आया था वो कौन था आप लोग को पता होगा? कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैं करवाऊँगा क्वेश्चंस भी। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन ये फर्स्ट डच था जो पहुँचा था कहाँ पे? ये फर्स्ट डच था जो पहुंचा था सुमत्रा एंड बंतनाम में, ये इंडोनेशिया में 1596 में। क्योंकि यार इनका है ना इंडोनेशिया से शुरू से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ इंडोनेशिया से ये लोग काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इनका होता था, बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। तो सबसे पहले ये इंडोनेशिया में ही पहुँचे थे। ठीक है, देन 1602 में स्टेट्स जनरल ऑफ नेदरलैंड। अब ये स्टेट्स जनरल ऑफ नेदरलैंड है क्या? ये पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है,
वैसे वहाँ का पार्लियामेंट का नाम है स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड। तो वहाँ के पार्लियामेंट ने 1602 में बहुत सारे कंपनीज को बुलाया, ठीक है, और एक सिंगल कंपनी बनाया, उसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ नीदरलैंड। और इनको पूरा मतलब कि राइट दे दिया, हक दे दिया, जाओ लड़ाई करो, ट्रीटी साइन करो हमारे कम नीदरलैंड के बिहाफ पे, और किले बनाओ और अपना ट्रेड को बढ़ाओ। बट ये शुरू से सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखे, ओनली ट्रेड। इस बेस से ज़्यादा टिक नहीं पाए, तो हक दे दिया तुमको, कंपनी बना दिया है, आ गया बंदा। अब देखो कैसे इन्होंने सेट बनाया। अब ये लोग इंडिया पहुँचे, सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाया था। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोट कर लेना, भी वर्ड फालतू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने लगवाया था, लगाया था, ठीक है। देन कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, यूपी, बिहार एंड बंगाल में। जो मेन टर्म है वो मैंने डेट वाइज दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। 1609 में मद्रास में उन्होंने फैक्ट्री अपना खोला। तो क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनका ऑर्डर बताओ कि पहला फैक्ट्री कब लगा, देन उसके बाद कौन सा फैक्ट्री लगा, देन उसके बाद कौन सा फैक्ट्री लगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो एक आप छोटे से पेज में इसको लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इन्होंने 1609 में मद्रास में फैक्ट्री लगाया, पॉलीकट में। उसके बाद सूरत में 1616 में लगाया, देन बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल में लगाया, देन चिनसौर, कासिम बाज़ार, पटना, बालासोर एंड कोचीन में लगाया 1663 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और ये लोग है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व थे, दे वर इन्वॉल्व इन मल्टीपल ट्रेड्स। ये लोग क्या क्या चीज़ का ट्रेड करते थे ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, साल्ट का मैंने लिखा है, सिल्क, ओपियम, इंडिगो, इन सभी चीज़ों का ये लोग ट्रेड में शामिल थे, ट्रेड करते थे। और इनका काफ़ी ज़्यादा टसल था, कंपटीशन चल रहा था उस टाइम पे पोर्तुगीज़ और इंग्लिश के बीच, आई मीन ब्रिटिशर्स के बीच। क्योंकि अब पोर्तुगीज़ तो सबसे लास्ट जाने वाले तो ट्रेड कर ही रहे, ठीक है। और इंग्लिश, क्योंकि डच थे बदमाश। देखो क्या किया इन्होंने सबसे पहले डच ने क्या किया, अम्बाना एक जगह का नाम है, आइलैंड है, आई मीन, ठीक है। 1623 में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंग्लिश ट्रेडर्स को मार डाला वहाँ पे, क्योंकि कुछ इंग्लिश ट्रेडर्स यहाँ पे है ना ट्रेड कर रहे थे इनकी जगह पे आकर के, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, सीधा उड़ा दिया, मार दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक करके इनका जो जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था सब कैप्चर कर लिया, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड सब कैप्चर कर लिया। ये जो अम्बाना था ना, जो एम्बाना जो था डच के पास, वो भी उन्होंने किससे छीना था, पोर्तुगीज़ से छीना था, ठीक है। वो भी उन्होंने किससे छीना था, पोर्तुगीज़ से छीना था 1606 में। 1606 में उन्होंने पोर्तुगीज़ से छीना था। एंड 1667 में फिर बातचीत हुआ, क्योंकि काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो चुका था वहाँ में। 1623 में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था डच एंड इंग्लिश के बीच। 1667 में बातचीत हुआ, सम टॉक्स हुआ। देन इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, डच जो है इंडोनेशिया में अपना ट्रेड कंट्रोल करे एंड इंडिया में हम लोग ब्रिटिशर्स करेंगे। बट उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हो, कुछ ना कुछ ट्रेड ये लोग करते रहे, इंडिया से एक्सपोर्ट करते रहे, लाइक स्पाइसेस, जो सबसे मेन चीज़ था, स्पाइसेस का ट्रेड ये लोग करते रहे, छोड़े नहीं बाबू। इतना होने के बावजूद भी अपना कुछ ना कुछ काम कर ही रहे, इंडिया से जुड़े ही हुए हैं। देन उसके बाद देखिए डिक्लाइन ऑफ डच। कैसे अब डच का डिक्लाइन हुआ, तो 1672 से 74 के बीच थर्ड वॉर हो गया ब्रिटिशर्स एंड डच के बीच, ठीक है। देन डच फोर्सेस ने काफ़ी शिप, ब्रिटिशर्स के शिप्स को रोकने की भी कोशिश की बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो यार रोक रहे हो तो वो भी रिटेलिएट तो करेगा ही, लड़ाई तो होगा ही। फिर आप किसी को ज़बरदस्ती रोकोगे तो 1759 में बैटल ऑफ हुगली हुआ, जिसमें डच को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हार मिला, बहुत पीटा डच को, मार मार के एकदम हालत ख़राब कर दिया। अब क्या मेन रीज़न अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं शुरू में बताया इनका डिक्लाइन का, ये लोग ज़्यादा देर तक इंडिया में नहीं रह पाए। मेन रीज़न ये था कि दे हैड मेन फोकस ऑन ट्रेड इंस्टेड ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, ये बहुत बड़ा रीज़न था। और ये ज़्यादा एक्टिव थे स्पाइसेस बिजनेस, काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस चल रहा था इंडोनेशिया में रेदर देन इंडिया। तो ये कुछ रीजंस थे। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश के बारे में देखेंगे। लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आराम से आप लोग देख सकते हो।
सभी को यूपीएससी वॉरियर्स में। एंड हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस को में देखा कैसे एंट्री किया पोर्तुगीज़ ने, यूरोपियंस ने कैसे रास्ता ढूंढा। देन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा डच का एंट्री, डच कैसे आए, डच कितने क्रूअल थे, कैसे डच ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा, कैसे पोर्तुगीज़ का भी जगह उन्होंने छीना था, ठीक है, एम्बुआना जो भी है। एंड देन फिर उन्होंने कैसे कैसे बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगा किया और बहुत क्रूएल थे। हम लोगों ने बेसिकली ये ओवरऑल पता चला कि बहुत ज़्यादा क्रूएल थे और टिक क्यों नहीं पाया, उनका डिक्लाइन का मेन रीज़न क्या था वो हम लोगों ने देखा कि मेन रीज़न यही था कि वो जो उनका जो मेन फोकस था सिर्फ ट्रेड पे था, एम्पायर बिल्डिंग पे कभी उन्होंने फोकस नहीं किया। और ब्रिटिशर्स में क्या था, लास्ट में विनर वही निकलेंगे, हम लोग देखेंगे। ब्रिटिशर्स में जो है लास्ट तक टिकते हैं, मतलब मेन जो कंट्रोल करते हैं इंडिया में वही है। क्यों करते, क्योंकि माइंड काफ़ी ज़्यादा ये लोग लगाते थे। इनका माइंड सिर्फ एक चीज़ पे नहीं था, हर चीज़ पे फोकस करते थे, ठीक है। आप देखना कभी अभी हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो डच का जो मेन रीज़न था ये था, एंड बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था पोर्तुगीज़ के साथ एंड ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा था। तो अब हम लोग ब्रिटिश का एंट्री देखेंगे, डच का पूरा कंप्लीट किया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सीधा वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स ने कैसे आया। तो जैसे कि बात है, अब ब्रिटिशर्स देख रहे हैं कि यार पोर्तुगीज़ आके खूब पैसा छाप रहा है, तो यार लालच तो बढ़ेगा ना कि नहीं अब हमें भी इंडिया जाना है, पैसा कमाना है और बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस करना है। देन 1599 में इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े ट्रेडर्स यानी सारे ट्रेडर्स मिलकर के एक मीटअप किया और मीटअप में कंपनी एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। 60 डेट याद रखना, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप बनाया, ठीक है। ट्रेडर्स मीटअप के टाइम पे ट्रेडर्स जब मिले तो ग्रुप बनाया। ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स ने, इन्होंने फिर मिलकर के कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है, जो ट्रेड करेगी ईस्ट में जा करके। नाम काफ़ी बड़ा है ना, लेकिन यही नाम था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। उसके बाद दिसंबर 31 1600, अब कंपनी तो बना लिया, अब परमिशन भी तो चाहिए ना ट्रेड करने का। ऐसे कोई भी कंट्री से कोई भी उठ के किसी कंट्री में नहीं जाके कर सकता है कुछ, उसको लाइसेंस तो चाहिए ना करने के लिए। तो जो लाइसेंस था यानी जो चार्टर था, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया, ठीक है, चार्टर दिया कि जाओ, मोनोपोली दिया, ट्रेड करो। 15 साल की मोनोपोली के लिए उन्हें भेज दिया कि 15 साल में आप ट्रेड करो, सिर्फ ट्रेड करने का मोनोपोली उन्होंने दिया था। डच में देखना, डच को तो वॉर करो, ट्रीटी साइन करो, किले विले बनाओ एकदम बढ़िया से, लेकिन बुक्के थे वो एक ही जगह दिमाग ला के रखे थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है, इस वजह से नहीं टिक पाए वो। देन 1609 में हम लोगों ने पोर्तुगीज़ के इन्वेजन में भी देखा था, एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ में भी हम लोगों ने देखा था कि हॉकिंग्स आया था जहांगीर से परमिशन लेने के लिए फैक्ट्री लगाना है सूरत में, बट जहांगीर उसे मना कर देता है अंडर द प्रेशर ऑफ पोर्तुगीज़। देन उसके बाद 1611 में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ट्रेड है वो शुरू कर देते हैं, मसूलीपट्टनम से उनका जो ट्रेड है वो जारी हो जाता है, क्योंकि आसानी से वहाँ से परमिशन मिल जाता था। जो वहाँ का रूलर था, ठीक है, जो लोकल रूलर था ईजिली परमिशन दे देता था, और वहीं पे उन्होंने फैक्ट्री भी लगा लिया था 1616 में ईजिली, ठीक है। देन उसके बाद 1612 में हम लोगों ने देखा कि थॉमस कैप्टन, जो कैप्टन आया था, कैप्टन थॉमस बेस्ट उसका पूरा नाम है, तो उसने क्या किया, पोर्तुगीज़ की बड़ी नेवी को हरा दिया। क्योंकि मैंने बताया था पोर्तुगीज़ जो है एज ए पैरेसी का काम करते थे, खड़े हो जाते थे वहाँ पे पोर्ट वगैरह पे, और जो भी शिप वगैरह उस पर नज़र रखते थे, और कोई भी आता था तो उससे कंपनसेशन मांगते थे, अगर वो नहीं देता था तो उसके शिप को लूट लेते थे और वहाँ जितने भी लोग हैं उसको मार देते थे, ठीक है। तो वही उन्होंने भी किया इन ब्रिटिशर्स के साथ सूरत में, बट हार गए। ये छोटी सी नेवी लेकर के उनकी इतनी बड़ी नेवी को हरा दिया, बहुत बड़ा बात है, यानी कितना इनके पास दिमाग है, कितना इनके पास मतलब टेक्निक है, ठीक है, कितना अच्छा प्लानिंग है करने का, इतना अच्छा टेक्निक है इनके पास, प्लानिंग करने में काफ़ी तेज, प्लानिंग अच्छा था, इनका जो माइंड है काफ़ी तेज़ था, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इतनी छोटी नेवी को हरा दिया यार, जहांगीर इम्प्रेस हो गया, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ पोर्तुगीज़ ही थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी था, और उनको हराना बहुत मुश्किल था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे वो। मैंने आपको बताया था अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी, मास्टर बनना चाहता था इंडियन ओशियन का, क्योंकि सारा का सारा ट्रेड जो है सी रूट से ही हो रहा था। तो यार इसको हरा दिया, बहुत बड़ा बात है। तो जहांगीर इम्प्रेस हो गया और उसके बाद परमिशन दे दिया कि ठीक है आप ट्रेड करो, परमिशन देता है 1613 में कि आप फैक्ट्री लगा लो सूरत में, और इनकी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगी। देन अभी हम लोग ने जस्ट लिटिल पढ़ा 1616 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाया था, सॉरी गाइस, मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगा लिया था।
तो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगी थी, याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद 1615 में अब क्या है ना कि परमिशन मिल गया वन बाय वन आके, और थोड़ा लोभ लालच दे करके ये लोग क्या कर रहे थे, एरिया बढ़ा रहे थे। उसके बाद देखो थॉमस रो आया, फिर उसने परमिशन ले लिया फैक्ट्री लगाने का, आगरा में, बरूच में एंड अहमदाबाद में। तो धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। विच टाइम अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ते जा रहा था और पोर्चुगीज कमज़ोर होते जा रहे थे। ठीक है, पोर्चुगीज का भी लड़ाई होता है, हम लोग देखेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर 1632 में गोल्डन फरमान इन लोगों को मिल जाता है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से कि आप ट्रेड करो, फ्रीली ट्रेड करो, आपको टैक्स वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो कमा रहे हैं सारा अपना जेब में जा रहा है, कोई टैक्स भी नहीं देना है। एंड देन 1639 में फ्रांसिस डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, 1639 में फ्रांसिस डे ये परमिशन ले लेता है रूलर ऑफ चंद्रगिरी से, ठीक है, टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन मद्रास। और यही फैक्ट्री बाद में सेंट थॉमस जॉर्ज बनती है, फोर्ट बनता है। यही फैक्ट्री बाद में फोर्ट ये लोग बना देते हैं, सेंट थॉमस जॉर्ज। तो क्वेश्चन में आ सकता है कौन सा फैक्ट्री जो है सेंट थॉमस जॉर्ज बना था एंड किसने परमिशन लिया था, तो फ्रांसिस डे 1639 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल बात है, तो याद रखना होगा आपको। देन 1662 में पोर्तुगीज़ के प्रिंसेस, हम लोग ने ये उस टाइम पे भी देखा था कि जब शादी हुआ था तो पोर्तुगीज़ ने बॉम्बे दहेज में दे दिया था चार्ल्स टू को, और बाद में क्या किया चार्ल्स टू ने बॉम्बे को रेंट पे दे दिया ब्रिटिशर्स को। कितना रेंट पे दिया पता है, 10 पाउंड पर ईयर। और बाद में यही बॉम्बे जो है ब्रिटिशर्स का कैपिटल बन जाता है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का 1687 में। ठीक है, एंड इट बिकम्स द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन 1687। कौन, बॉम्बे। क्यों बनता है कैपिटल, क्यों कैपिटल बनाते हैं, इसका जोग्राफिकल लोकेशन के कारण। वो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इजीली देखेंगे। तो आज का लेक्चर यही था। बाकी ब्रिटिशर्स का कैसे टसल होता है वो भी देखेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स एट द एंड जीतते हैं एंड इंडिया पे रूल करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच, फिर फ्रेंच का दोनों में लड़ाई होगा, फिर कर्नाटिक वॉर्स, बहुत सारे वॉर्स फिर ये लोग लड़ते हैं। वन बाय वन हम लोग सब कुछ देखेंगे। लेक्चर में बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जरूर नेक्स्ट डे आ जाएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। काफ़ी मेहनत है एंड अच्छे से नोट्स मैंने बनाया। नोट्स भी मैं जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। बाय। लोगों ने पिछले क्लास में ब्रिटिश एंट्री के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा और हर कुछ अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। किताब भी आप उठा के देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसमें कवर किया है। आज हम लोग फ्रेंच एंट्री देखेंगे। जो सबसे लास्ट में कंपनी आई थी वो फ्रेंच ही थी। और अगर हम लोग चारों कंपनी को कंपेरिजन करें तो सबसे पावरफुल जो थी वो ब्रिटिश और फ्रेंच, यही दो कंपनी थी। बट फ्रेंच कंपनी भी आगे बढ़ रही थी, कुछ कारण था जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जिसमें से सबसे मेन कारण था कि जो फ्रेंच कंपनी थी वो गवर्नमेंट की कंपनी थी। और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का काम कितना स्लो होता है। कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना होगा, 10 गो फाइल चिट्ठी लेके बैठ जाएंगे, इधर पास करना उधर पास करना, तब जाके काम होता है। बट जो ब्रिटिश की कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, तो जो मन में आए एकदम फास्ट करते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कि वो लोग पार्लियामेंट को भी धोखा दे रहे थे। बीच में देखेंगे हम लोग कितना ज़्यादा घूस वहाँ के कंपनी के ऑफिसर्स लोग कमाने लगे थे। और एक ऐसा टाइम आ गया था कि कंपनी डेप्ट में चल गई थी। तो उसी डेप्ट को चक्कर में उन्होंने जब लोन लिया ब्रिटिश से, पार्लियामेंट से, देन उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इम्पोज कर दिया कि अब हम आप लोगों को रेगुलेट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ फ्रेंच के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंच जो थी सबसे लास्ट में आई थी एंड कौन था कैसे था पूरा एकदम टाइमलाइन हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि ये लास्ट कंपनी थी जो इंडिया में एंटर किया था। किंग लुइस 14 किंग थे वहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कंपनी को भेजने में ईस्ट, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि कंपनी बनाऊँ और ईस्ट में जाके वो कंपनी ट्रेड करे। तो उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम है कॉलवर्ट। ये सारे जो भी वर्ड्स मेंशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या जो भी मैंने नोट्स में दिया वो सब इम्पॉर्टेंट है तो है, ठीक है।
तो इनका एक मिनिस्टर था कॉलबर्ट, वो कंपनी उसने एक कंपनी बनाया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनाया था? ये देखो 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाया और उन्होंने उस कंपनी को 50 साल का मोनोपोली दिया कि 50 साल के लिए आप लोग काम करो ईस्ट में जा कर के, यानी ट्रेड करो, जो भी काम है, ट्रेड है तो ट्रेड जो है आप लोग अब जा कर के ट्रेड कर सकते हो। 1667 में क्या हुआ, फ्रांकोइस कैरोन, ठीक है, वो इंडिया पहुंचा और उसने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाया, क्योंकि अब 1664 में तो परमिशन मिल चुका था इन लोगों को। उसके 3 साल बाद ही ये लोग ने सूरत में जाके अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। और किसके अंडर में फैक्ट्री लगी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांकोइस कैरोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम ये। एंड यहाँ तक कि इसको हेल्प भी किया था एक पर्शियन बंदा था, मरकारा जो भी नाम है, ठीक है, जिसने फैक्ट्री लगवाया था मसूलीपट्टनम में उसके बाद 1669 में, ठीक है, 1669 में फैक्ट्री लगवाया था। परमिशन लिया था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। मैंने आपको बताया था जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी इजीली परमिशन दे दिया था सुल्तान गोलकोंडा के सुल्तान ने फ्री ट्रेड करने के लिए, और बाद में वहाँ पे भी उन्होंने इजीली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इजीली परमिशन मिल जाता था। देन 1673 में एक मुग़ल सूबेदार है बंगाल का, जिसका नाम सिस्टा खान, ये बेसिकली अंकल था औरंगजेब का, ठीक है, तो इसने भी क्या किया ना, परमिशन दे दिया, ये अंकल भाई साहब ने भी परमिशन दे दिया फ्रेंच को कि आप फैक्ट्री लगा लो कैलकाटा, कहाँ पे, चंद्रनागौर के पास, ठीक है। तो उन्होंने जो औरंगजेब का जो अंकल था उसने परमिशन दे दिया और फ्रेंच ने चंद्रनागौर में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया, लगा लिया, ठीक है। उसके बाद अभी जो डेटा में अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि फ्रेंच ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ लगाया था। तो ये टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी जितना भी आप लोगों को बताया, चाहे वो डच का हो, चाहे पोर्तुगीज़ का हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और तीनों को मिला कर भी आ सकता है कि इस जगह में सबसे पहले किस कंपनी ने फैक्ट्री लगाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शेर खान लोधी, ये गवर्नर था वली का पुंडरम, एक जगह है वहाँ का, ठीक है, शेर खान लोधी गवर्नर था, किसके अंडर में था, बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर के अंदर। तो इसने परमिशन दे दिया फ्रैंकोइस मार्टिन को। ये नाम याद आना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। इससे पहले जिसने फैक्ट्री लगवाया था, ठीक है, सबसे पहले 1664 में तो कंपनी वहाँ से 50 साल के मोनोपोली लेकर निकली। 1667 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी अंडर फ्रांकोइस मार्टिन। उसके बाद फ्रांकोइस कैरोन नाम था उसका, देखो मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। और यहाँ पे फ्रांकोइस मार्टिन है, ठीक है, इसने सेटलमेंट के लिए परमिशन लिया था पुंडीचेरी में 1674 में। और बाद में यही पुंडीचेरी काफ़ी डेवलप्ड भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। अब बंदा जहाँ रह रहा है उस एरिया को तो अच्छा बनाएगा ही ना। आज के टाइम पे आप देख लो, मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं और आप गुजरात जाओ, पहले का गुजरात और अब का गुजरात में काफ़ी आसमान ज़मीन का अंतर है। तो मार्टिन के बाद क्या हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज उन्होंने अलग अलग जगह लगाया, जैसे कराईकल में लगाया, बालासोर में लगाया, कासिम बाज़ार में लगाया, ठीक है। तो अब क्या कारण था जो मतलब कि फ्रेंच को आगे बढ़ने से काफ़ी मुसीबत दे रहा था, आगे बढ़ने में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस थे उनके रास्ते में, क्या थे रुकावट, वो देखते हैं। सबसे पहला रुकावट तो डच था। मैंने आपको कहा डच लोग काफ़ी ब्रूटल थे, ठीक है, मतलब कि किसी लड़ाई झगड़ा में थे और ट्रीटी वगैरह होने के बाद भी जल्दी हटते नहीं थे। उससे मैंने ब्रिटिशर्स में भी आपको बताया था कि ट्रीटी साइन हुआ उसके बाद भी इंडिया से वो ट्रेड कर ही रहे थे स्पाइसेस वगैरह का। तो 1693 में क्या हुआ ना, इन्होंने पुंडीचेरी एक्वायर कर लिया। सोचो, इन लोगों का सेटलमेंट ही लोगों ने एक्वायर कर लिया 1693 में। बाद में फिर इन पे भी टॉक हुआ, तो फिर ये ट्रीटी ऑफ रेसविक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने साइन किया सितंबर 1697 में, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड किया गया कि पुंडीचेरी जो है फ्रेंच को वापस दे दिया जाएगा। बट सोचो 1697 में बात हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने देखो कितना लेट किया, 1698 में जाके वापस किया। ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमीने थे कह सकते हो आप। देन पुंडीचेरी काफ़ी फास्ट ही डेवलप हुआ था। एंड एक और रीज़न था जो ये लोग नहीं आगे बढ़ रहे थे कि स्पेनिश वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, वॉर होने लग गया था। आई मीन कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा, उसके लिए लड़ाई चलने लगा था।
तो इसके कारण इंडिया में जो फ्रेंच था उसका पावर भी अफेक्ट हुआ काफ़ी। सही बात है, अगर आपके घर में लड़ाई है, ठीक है, आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इफेक्ट तो आएगा ना यार। कहीं ना कहीं आप सोचोगे यार मेरा घर का स्थिति सही नहीं है, तो आपको पढ़ाई में भी उतना अच्छा से मन नहीं लगेगा। उसी तरह से इनका काम भी यहाँ पे अच्छा से फिर काफ़ी अफेक्ट होता है, इनका ट्रेड वगैरह भी इसके वजह से। और एक सबसे बड़ा झटका इन लोगों को तब लगा जब इनका सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर जो फ्रांकोस मार्टिन जो था वो मर गया। 31 दिसंबर 1706 में इसका देहांत हो गया था। तो इसके मरने के बाद क्या हुआ ना कि कंपनी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, सारा सिस्टम, सारा रूल रेगुलेशन फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया 1720 में। एंड कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया गया। कंपनी का नाम कर दिया गया परपीचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़। परपीचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़ नाम वाम सब चेंज कर दिया गया। अब अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, एक नया सिस्टम, एक नया रूल, नया रेगुलेशन, सब कुछ आ गया, नया रूल, नया पॉलिसी। तो अब बहुत कुछ दिक्कत तो होगा ना आगे बढ़ने में। उसके बेसिस पे लोगों को ढलना होगा, उस रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे कंपनी को काम करना है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है। फिर 1720 से 1742 में दो इम्पोर्टेंट गवर्नर्स थे जो काफ़ी एक्टिव रहे और काफ़ी डेवलप भी उन्होंने किया, फ्रेंच को काफ़ी मतलब हेल्प किया पावर इकट्ठा करने में। इंडिया में काफ़ी पावर इन्होंने बढ़ाया। लेनोयर एंड दुमास, ये दो बंदे थे, तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब 1740 में क्लैश शुरू हो गया ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में। कब हुआ? क्योंकि दोनों का एक ही मोटो था कि पहले हमें जगह एक्वायर करना है और फिर आराम से ट्रेड करना है, ताकि पैसा वैसा देने का जो क्या बोलते हैं उसको, टैक्स वगैरह देने का कोई झंझट ना रहे, एकदम फ्री ट्रेड कर सके और सारा पैसा अपने देश आराम से भेज सके। तो दोनों क्या था ना कि जब वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन शुरू हुआ तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों अपोजिट साइड में थे। अब बाहर में इनके घर में आपस में दोनों भिड़े हुए हैं, तो इनका जो भी बंदा है, जो भी बाहर रह रहा है, तो वो भी आपस में लड़ेगा ही ना। अगर आपका भाई से ही किसी का लड़ाई है और आप यहाँ पे रह रहे हो और उसका भी भाई आप ही के साथ रह रहा है, ठीक है, तो आप दोनों भी आपस में भिड़ोगे। नहीं भी भिड़ोगे तो आप लोग आप में कुछ समय के लिए पटेगा नहीं, जब तक वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। तो वही था। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद बहुत सारे वॉर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी कर्नाटिक वॉर आएगा, तो काफ़ी मज़ा भी आएगा। मैं उस लेक्चर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर में ज़रूर बने रहना।